आज का सेशन नेपाल का राजनीतिक संकट है और इस राजनीतिक संकट को लेकर मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विगत 2 दिनों में जिस प्रकार से नेपाल में राजनीतिक असंतोष का दौर शुरू हुआ और नेपाल के युवा जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति, राजनीतिज्ञों के प्रति, नेपाल के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, नेपाल के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है, उससे नेपाल गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यतः नेपाल में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए नेपाल की सेना ने अब बागडोर अपने हाथ में ले ली है। नेपाल के युवा जो जेनजी हैं, अर्थात 14 वर्ष से 28 वर्ष की आयु में जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध अपने आक्रोश को व्यक्त किया है, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि इस तरह का आक्रोश का मूल कारण क्या है। क्या कारण है कि नेपाल का युवा अब राजतंत्र को पुनः स्थापित करने की मांग कर रहा है और यह नारा दे रहा है कि राजतंत्र लाओ और देश बचाओ। क्या नेपाल की पिछली सरकारें जो 2005 से लेकर 2025 तक यानी 2 दिन पहले तक अस्तित्व में थी, उनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना व्याप्त हो गया कि सामाजिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाले असंतोष का परिणाम ही यह जन आंदोलन तो नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से यही युवा वर्ग प्रचंड के नेतृत्व में राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग की थी और लोकतंत्र की स्थापना को लेकर नेपाल की सड़कों पर स्थापित हुआ, वह लोकतंत्र 2005 में स्थापित होता है और राजतंत्र का अंत हो जाता है। और नेपाल में संविधान के निर्माण को लेकर भारत ने संविधान सभा के गठन में नेपाल का अत्यधिक सहयोग दिया, लेकिन 2005 में नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होती हैं, गणतंत्र की स्थापना होती है और जो नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र था वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। अर्थात नेपाल का संविधान नेपाल को लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी स्थिति में नेपाल के युवाओं, जो युवा वर्ग है, वह युवा वर्ग नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध किस प्रकार से आक्रोश व्यक्त कर रहा है। कहा जाता है कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया, उस प्रतिबंध को लेकर नेपाल के युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक तरफ यह भी विचार व्यक्त किया जाता है कि नेपाल में युवाओं में सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश है, उस आक्रोश का मूल कारण भ्रष्टाचार है, क्योंकि वर्तमान सरकारें भ्रष्टाचार में इस कदर डूबी हुई हैं कि सरकार के विरुद्ध जनता का असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन इस असंतोष का परिणाम है और इस असंतोष के कारण नेपाल के युवाओं ने या जेनजी ने नेपाल की संसद में आग लगा दी, पूर्व प्रधानमंत्री देउवा की पत्नी को आग के हवाले कर दिया, ओली प्रचंड के घर में आग लगा दी गई, नेपाल के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री को सड़क पर दौड़ा कर मारा गया। क्या ये राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास का भाव है या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष का भाव है? ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि इस आंदोलन का परिणाम या यह आंदोलन आने वाली राजनीतिक व्यवस्था को लेकर किस प्रकार का संदेश देना चाहती हैं। क्या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जनता के हितों की उपेक्षा करके क्या लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकती है? ये सभी प्रश्न नेपाल संकट ने उत्पन्न कर दिए हैं और इस संकट का परिणाम भारत के ऊपर क्या पड़ेगा या आने वाली सरकारों पर क्या पड़ेगा, यह एक प्रश्न का मुद्दा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है
कि क्या भविष्य में नेपाल पुनः राजतंत्र की स्थापना होगी और लोकतांत्रिक सरकार का अंत हो जाएगा? क्या संविधान का निर्माण जो नेपाल की संविधान सभा ने किया था उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया? क्योंकि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि नेपाल के संविधान के निर्माण के लिए नेपाल में संविधान सभा के गठन को लेकर 2 बार चुनाव हुए। अर्थात नेपाल में संविधान के निर्माण को लेकर 2 बार संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान सभा के गठन में भारत ने नेपाल की आर्थिक और संसाधनों से मदद की, जिसके कारण नेपाल में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सके। नेपाल के युवाओं ने राजतंत्र के विरुद्ध प्रचंड के नेतृत्व में जिस आंदोलन को किया, उस आंदोलन के कारण नेपाल में राजतंत्र का अंत हो जाता है और माओवाद के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाती है। यह माओवादी विचारधारा सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता के नारे के साथ सत्ता में अस्तित्व में आती है। लेकिन लगभग 18 से 19 वर्षों तक नेपाल में जिस राजनीतिक व्यवस्था यानी 2005 से लेकर 2025 तक जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में आई, इस राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व का स्वरूप अस्थिर था और इस अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था के कारण राजनीतिक व्यवस्था उन नारों से या उस उद्देश्यों से अलग हट जाती है जो उद्देश्य या जो सांत्वना नेपाल की जनता को राजतंत्र के विरुद्ध लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना को लेकर हुआ था। परिणाम यह निकलता है कि नेपाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ जाता है और नेपाल की जनता में सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो जाता है। काठमांडू की सड़कों पर सेना गश्त लगाने लगती है और पुलिस अपने दायित्व से विमुख हो जाती है, क्योंकि यह जन आंदोलन या यह युवाओं का आंदोलन इतना व्यापक और विस्तृत है कि इसको नियंत्रित करना अब पुलिस प्रशासन के अधिकार क्षेत्र या पुलिस प्रशासन के क्षमता में नहीं है। ऐसी स्थिति में अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या आने वाले समय में नेपाल में पुनः राजतंत्र की स्थापना होगी, जैसा कि आंदोलन में आंदोलनकारियों द्वारा मांग की जा रही है। नेपाल की स्थिति, नेपाल भौगोलिक रूप में एक लैंड लॉकिंग स्टेट है। नेपाल लैंड लॉकिंग स्टेट होने का तात्पर्य कि नेपाल की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऐसी स्थिति में नेपाल अपना व्यापार भारत के हुगली बंदरगाह से करता है। ऐसी स्थिति में अगर नेपाल में अशांति, असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं होंगी तो उसका प्रभाव भारत के ऊपर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। दूसरी स्थिति, भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो परंपरागत है या प्राचीन काल से। नेपाल की जनसंख्या में लगभग 45 से 45 to 47% मधेसी हैं और मधेसी वे लोग थे जो भारतीय मूल के नेपाली लोग हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल का भारत के लोगों के साथ वैवाहिक और सांस्कृतिक संबंध है। नेपाल के लोगों का विवाह भारत के लोगों के साथ होता है। यहाँ तक कि नेपाल के राज परिवार का वैवाहिक संबंध भारत के राज परिवार से होता है और दूसरी तरफ नेपाल में राजपुरोहित भारत से जाता है। ऐसी स्थिति में नेपाल और भारत के जो संबंध है वो प्राचीन काल से हैं, यानी ये भी कह सकते हैं वैवाहिक और सांस्कृतिक संबंध। नेपाल की स्थिति वास्तव में एक लैंड लॉकिंग स्टेट होने के कारण नेपाल की निर्भरता व्यापारिक क्षेत्रों में भारत के ऊपर है और उस स्थिति में नेपाल का जो असंतोष है वह असंतोष भारत के लिए किस प्रकार प्रभावित करेगा, यह एक प्रश्न का मुद्दा खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है, क्या नेपाल के युवाओं का यह आंदोलन माओवाद या माओवाद के विरुद्ध एक असंतोष है? क्योंकि वर्तमान केपीएस ओली की सरकार का झुकाव बीजिंग के तरफ था और बीजिंग की स्थिति को लेकर ओली नेपाल की समस्याओं में बीजिंग की दखलंदाजी को ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल के युवाओं को लगता है कि अगर राजनीतिक व्यवस्था इसी तरीके से संचालित होती रही तो आने वाले समय में नेपाल पर बीजिंग का कब्जा हो जाएगा और यही कारण लगता है कि इस माओवाद से विमुख होकर
राजतंत्र की ओर उन्मुख हुआ जा रहा है। इसका मतलब कि नेपाल में जिस राजतंत्र की समाप्ति को लेकर माओवाद की विचारधारा को स्थापित किया गया, उसका अंत इस प्रकार से होगा, इसकी कल्पना भविष्य में भी नहीं की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से नेपाली राजनीतिज्ञ और नेपाली राजनीतिक संस्थाओं ने 2 दशक के कार्यकाल में अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया, वैसी स्थिति में नेपाल की जनता को लगता है नेपाल के राजतंत्र के विरुद्ध हम माओवाद का समर्थन करके राजतंत्र की स्थापना की, यह हमारे लिए गलत सिद्ध हुआ या अपने आप को ठगा महसूस किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में माओवाद का अंत और राजतंत्र की पुनः बहाली एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या या चुनौती बन जाती है कि आने वाले समय में क्या राजतंत्र नेपाल में पुनः स्थापित होगा, यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि इस आंदोलन ने राजनीतिक व्यवस्था को लेकर किस प्रकार का संदेश दिया, राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति को लेकर किस तरह का अवलोकन। तो इस आंदोलन ने स्पष्ट रूप में यह विचार व्यक्त कर दिया कि यदि सरकार जनता के हितों के विरुद्ध या सरकार जनता के हितों की उपेक्षा करती है तो सरकार के विरुद्ध जनता आंदोलन में खड़ी हो जाएगी और यह आंदोलन दक्षिण एशिया के लिए राजनीतिक अस्थिरता का के रूप में परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से श्रीलंका में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जनता ने आंदोलन की जिम्मेदारी ली, जिस प्रकार से बांग्लादेश की जनता ने राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आंदोलन किया, उसके 1 वर्ष के पश्चात नेपाल में भी इस तरह का आंदोलन अगर हो रहा है तो आने वाले समय में यह कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है या राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत है। और ऐसी स्थिति में यह भी प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि यह आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर रहा है और यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन नहीं करता है तो राजनीतिक व्यवस्था लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने भी साफ शब्दों में कहा था निर्देशक तत्वों को लेकर कि जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों की उपेक्षा करेगा उस सरकार को अगले चुनाव में जनता के प्रति जवाब देना होगा। क्योंकि संविधान के द्वारा जिस सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का दायित्व राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में संविधान राज्य को सौंपता है, यदि राज्य उन कर्तव्य और दायित्वों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जनता उसे कभी भी अपने शासक या शासन के रूप में स्वीकार नहीं करेगी और उसका परिणाम यह होगा कि उसका जवाब अगले चुनाव में दे दिया जाएगा। भ्रष्टाचार नेपाल की स्थिति ठीक यही है क्योंकि राजतंत्र के विरुद्ध जिस प्रकार से माओवाद का समर्थन नेपाल के युवाओं ने किया था और राजतंत्र को हटाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की थी, उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि नेपाल में अगर लोकतंत्र की स्थापना होगी तो ऐसी स्थिति में नेपाल की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, कुछ व्यक्तिगत हित, कुछ राजनीतिज्ञों के हित और ऐसी स्थिति में जनता के हितों के विरुद्ध जिस तरह के असंतोष, जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, जिस प्रकार से करप्शन की वृद्धि हुई, ऐसी स्थिति में जनता के पास या युवाओं के पास सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। इसलिए नेपाल के युवाओं ने सरकार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध अपने आप को सरकार के विरुद्ध या राजनीतिक संस्थाओं के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर देती है और इसका रिजल्ट यह हो जाता है कि आज नेपाल राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जो भविष्य में राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति एक संदेश देता है कि यदि कोई सरकार अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन नहीं करता है, आने वाले समय में उसे जनता के आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आंदोलन का अगर विश्लेषण किया जाए नेपाल के युवाओं को लेकर,
ये नेपाल के युवाओं द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति जो असंतोष व्यक्त किया जा रहा है, वह यह संदेश देता है कि राजनीतिक व्यवस्था में जनता के प्रति जो अनुत्तरदायित्व का भाव पैदा हो गया है, वह अनुत्तरदायित्व का भाव को अब छोड़ना होगा। अब उन्हें जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व या संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। यही राजनीतिक व्यवस्था का कर्तव्य होगा, यही राजनीतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व होगा, जिसके कारण जनता के हितों की पूर्ति हो सके। क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से नेपाल में जिस प्रकार से सामाजिक विषमता की स्थिति उत्पन्न हो गई, उस विषमता को लेकर यह कहा जाता कि जो असमानता नेपाल के समाज में बढ़ती चली गई, उस असमानता का परिणाम ही यह आंदोलन है। एक विचार यह भी है कि यह युवाओं का यह आंदोलन कहीं माओवाद के विरुद्ध आंदोलन तो नहीं है, क्या कहीं मार्क्सवादी विचारधारा के विरुद्ध आंदोलन तो नहीं है, या कहीं बीजिंग के विरुद्ध आंदोलन तो नहीं है। क्योंकि नेपाल के युवाओं के मन में यह विश्वास या यह भाव उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार से बीजिंग को नेपाल में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रहा है, वैसी स्थिति में नेपाल का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था या आने वाले समय में राजतंत्र की स्थापना, ये स्थिति स्पष्ट करेगी कि नेपाल का स्वरूप क्या होगा, और यह भी स्थिति स्पष्ट करेगी कि आने वाले समय में नेपाल में लोकतंत्र का अस्तित्व बना रहेगा या राजतंत्र की पुनः स्थापना होगी। यह भविष्य के गर्त में है। धन्यवाद।